नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ जगदीप छोकर हैं। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और उनका एक अपना इंस्टीट्यूशन है जिसने बहुत बड़े काम किए हैं पारदर्शिता के मामले में, चुनावी पारदर्शिता के मामले में। वो हमारे साथ हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के संस्थापक सदस्य रहे हैं। जगदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अतुल जी, मैं आपकी क्रम बहुत ध्यान से सुनता हूँ, खासतौर पर टिप्पणी। थैंक यू सर। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद हैं और हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। मेघनाद और शार्दुल, आप दोनों का भी चर्चा के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अतुल सर। सर आप कैसे हैं? वैसे अभी माहौल क्या चल रहा है आपके आसपास? बड़ी मतलब पूरे शहर में, पूरे देश की हालत सबके सामने है, तो वो चीज मेरे अगल बगल ऐसा रिफ्लेक्ट हो रही है। मेरे साथ एक छोटी सी ये दिक्कत हो गई कि मैं मेरी पत्नी और बच्चे ये लोग घर चले गए थे बनारस लॉकडाउन शुरू होने से 2-3 दिन 4 दिन पहले ऐसे ही। तो मैं पूरी तरह से अकेला था। ये हफ्ते भर का प्लान था कि मैं अकेले देख लूंगा और उसके बाद इसी बीच में दिल्ली में लॉकडाउन हो गया। और त्रासदी ये है कि चारों तरफ मेरे हर दिन एक तो लोगों की कॉल्स आ रही हैं हेल्प के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ये वो, और मेरे अगल बगल पिछले 4-5 दिनों में लोगों की डेथ भी हुई है। तो बड़ी ट्रेजेडी। एक बच्चा 35 साल का जिसके 2 बच्चे हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, हमारे बेटे के साथ खेलना उठना बैठना था, उसकी डेथ हो गई। तो वो बड़ा तरह के अजीब से बहुत वाकई हो रहे हैं और पूरे देश की यही हालत है। मतलब इतनी असहाय घूम रहा है। मेरे भी यहाँ पर मतलब एक तो एम्बुलेंस का, हमारे यहाँ पे बाजू में एक हॉस्पिटल भी है, वहां पर एम्बुलेंस के इतने कॉन्स्टेंटली सायरन्स की आवाज आती है। और एक मैंने टेस्टिंग करवाई मैक्स हॉस्पिटल से, तो उनकी एक गाड़ी आती है जो नीचे पार्क हो जाती है और फिर वो आपकी टेस्टिंग करते और चली जाती है। तो मेरे यहाँ पे 3 दिन से वो यहीं पे पार्क्ड है, मतलब इधर ही, मतलब इतने डिमांड्स आ रहे हैं टेस्टिंग के एक्सेट्रा, तो लोग बाहर आके ये वैन से टेस्ट करवा रहे हैं। तो मतलब हालत तो खराब है ही, और काफी फोन भी आ रहे हैं, काफी लोगों की मदद चाहिए, ये वो। शार्दुल से भी हमारी बात हो रही थी। शार्दुल बता रहे थे इनके परिवार में बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब है। मैं जगदीप सर से जानना चाहूंगा, एक बार आप लोगों ने वैक्सीनेशन करा दिया सर? नहीं अतुल जी, देखिए ऐसा यहाँ भी, मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ और हमारे ग्राउंड फ्लोर पे भी एक सज्जन को हो चुका है। अरे, और आस पड़ोस का तो कोई कहने का ही बुरा हाल है। मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं और हर तरह से रोज दिन में, अब तो मेरे ख्याल में दिन में 2 फोन तो आ ही जाते हैं कि भाई फलाने ढंग के नहीं रहे। और अब तो फोन जब बजता है तो डर लगता है कि क्या खबर नहीं। कई बार हमारे अंदर एक ऐसी चीज आ जाती है कि मुंह चुराने की नौबत आती है कि यार ये फोन ना उठाऊं तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। लगता है इतना डर बैठ गया है कि उधर से नहीं तो अगर उस पर नो नंबर हो तो भी प्रॉब्लम, अननोन हो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम, और भी डर। तो हालात तो भाई क्या कहा जाए। तो मेरे पास तो इसके लिए शब्द नहीं है कि जो हो रहा है ऐसा, मतलब कभी किसी ने देखा नहीं, किसी ने वो 100 साल 150 साल पहले, लोग कहते हैं 100 साल पहले की त्रासदी एक आई थी इस तरह की। स्पेनिश फ्लू एक हुआ था और एक दफा प्लेग भी हुआ था, लेकिन वो किसी ने देखा नहीं। तो अब मेरे जैसे लोग, मैं तो समझता हूँ यार, मैं 76 साल का हो गया, मुझे क्या जरूरत थी ये सब देखने की। हम ये सोचते सोचते मर जाते कि भाई हमारा देश बड़ा अच्छा है, ये वो फलाने ढंग का, और अब ये सोचते सोचते मरेंगे कि यहाँ तो सत्यानाश हो गया। ठीक बात। तो मेघनाद, मैं चाहूंगा एक बार जो हमारे श्रोता हैं, एक बार उनको आप इस हफ्ते की जो घटनाक्रम है, उनकी सुर्खियां हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। फिर मोटी मोटा हमारी बातचीत का दायरा कोविड और इलेक्शन का जो माहौल है उसके इर्द गिर्द रहेगा, क्योंकि जगदीप सर हमारे साथ हैं, तो उनके अनुभव और उसके जो काम काज है उसको हम लोग आज विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस अंक में। जी, कोविड के फिगर्स बोले जाए तो अभी 3.7 लाख से ज्यादा फ्रेश इन्फेक्शंस अभी रिपोर्ट हो गए हैं और 3600 से ज्यादा डेथ्स पिछले 24 आवर्स में हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अप्रैल 30 तारीख है आज की, और 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कल की यानी कि थर्सडे की ये फिगर्स है। एक हफ्ते में इंडिया में 22 लाख से ज्यादा कोविड केसेस ऐड हो गए हैं और
डेथ रेट जो है वो 89% हो चुकी है अभी, वो 89% से ज्यादा हो चुकी है। तो काफी जगह से ये भी रिपोर्ट आ रहा था अतुल सर की डेथ के फिगर्स छुपाए जा रहे हैं, हमने भी रिपोर्ट किया था, शार्दुल ने एक्चुअली एक रिपोर्ट किया मध्य प्रदेश से, तो उसी को लेकर ये रिवील हुआ है कि दिल्ली में भी ये वाकया हो रहा है। सिविक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1000 से ज्यादा जो कोविड डेथ्स हुए हैं वो गायब हो चुके हैं रिकॉर्ड से। अतुल सर, इस पे एक थोड़ा सा हम इस पे एक छोटा सा डिस्कशन भी कर सकते हैं अभी कि क्या ये हर शहर में हो रहा होगा, या फिर क्या ये कुछ सिलेक्टिव स्टेट्स में हो रहा होगा, या फिर कुछ अदर अलग हद से, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। जैसे ये आंकड़ों में हेरफेर की कहानियां कई जगहों से आ रही हैं सामने, मसलन गुजरात में है, बहुत साफ साफ दिख रहा है, वहां से खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बुरे हालात बताए जा रहे हैं। जैसे तौर पर जो हमारे सूत्र हैं उनसे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत छोटी छोटी जो जगह हैं वहां पर उनका कहना है कि जो ये मैनुअल देखी हुई और लोगों से ग्राउंड पर से आई हुई खबरें हैं कि वहां पर डे, जैसे सपोज एक जिला है आजमगढ़ आपका, तो वहां पर 3 दिन पहले जो सरकार ने कोविड का आंकड़ा जारी किया पूरे जिले में 3 मौतों का जारी किया, लेकिन वहां पर एक छोटा सा स्मशान घाट है जहां पर लोग जाते हैं, मतलब ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से पुराना वो है, 2 नदियों का छोटा सा संगम है। वहां के जो संचालक हैं, जो वहां पे डोम होते हैं, जो उनका ये कहना है कि उनके यहाँ पर डे ऑन एन एवरेज हमेशा औसतन 5 से 6 डेड बॉडीज आती थी दिन भर। आज उनका कहना है कि 50 से ऊपर डेड बॉडीज आती हैं। 50 डेड बॉडीज किसी दिन आ जाती हैं। अब ये उनका कहना है, तो ये इनपुट्स छोटी जगहों से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार इन मौतों को दर्ज नहीं कर रही है। अब अगर हम ये नहीं कह सकते कि वो कोविड से क्योंकि सरकार ने टेस्ट नहीं कराया या फिर कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, लेकिन लोग मर रहे हैं और एक्सेप्शनली नंबर्स बढ़े दिख रहे हैं, तो ये बताता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है और ये वायरस दूसरी वेव में बहुत घातक है, बहुत लेथल हो चुका है और सरकार उसको पूरी तरह से मुंह मोड़ के बैठी है। एक तरह से ऐसा दिख रहा है, ना आप टेस्टिंग करवा रहे हैं, ना आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज है, ना आप उनको दर्ज कर रहे, तो बाद में भी हमारे पास कोई आंकड़े नहीं रहेंगे अगर सरकार ने इनको दर्ज नहीं किया तो। और ये केवल आजमगढ़ से नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ मेरे जानकारों में। हाँ, मैं तो एक उदाहरण दिया बस। जी वो नहीं, वो तो यही तो, वो इतनी सारी जगह से खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कल परसों में मैं आपको बताता हूँ, आगरा, सहारनपुर, लखुआ, मेरी बात हुई गोंडा, ये सब जगह यही चल रहा है और इतने बेशर्मी से ये लोग मना कर दे रहे हैं कि बस छोड़िए। खैर, सरकार की सीमाएं खैर उजागर हो चुकी हैं, तो उसमें हम सरकार की भूमिकाओं पे अब तो क्या ही बात करें। मेरे ख्याल से जो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं ये एक चिंता का विषय है। ऑक्सीजन नहीं है देश में, इसकी बात होनी चाहिए कि उन लोगों से इसके लिए अकाउंटेबल बनाने की जो बात है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होती, इतनी बड़ी त्रासदियां होती हैं और एक के बाद दूसरी होती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स नहीं तय नहीं होती है। पुलवामा जैसा अटैक हो जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती कि आखिर कैसे इतना विस्फोटक आ जाता है, या उसकी कोई प्रॉपर जांच तक नहीं होती। इतने सारे लोग मर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी थी, अगर बेड्स नहीं बनाए गए तो किसकी जिम्मेदारी थी। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके बात ठहरनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं समवेयर बक स्टॉप्स समवेयर। वो चीज जो है वो पूरी तरह से अभी मिसिंग दिख रही है सरकार के स्तर पे। सामाजिकता काम आ रही है लोगों की, सामुदायिकता काम आ रही है। अभी जो हम देख पा रहे हैं, लोग मुझसे पता नहीं किस उम्मीद से फोन करते हैं या मैसेज करते हैं या टैग करते हैं। मेरी तो हाथ में कुछ भी नहीं है और ना मेरी कोई इतनी हैसियत है, लेकिन लोगों को का भरोसा सरकारों से कितना टूट चुका है ये बताता है। बिल्कुल। मैं आगे भी थोड़ी सी हेडलाइंस पढ़ लेता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को लेकर हम चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से ब्लेम किया है ये जो नया सेकेंड वेव जो आया है उसकी वजह से, और उन्होंने कहा कि ये एक ही इंस्टीट्यूशन है जो ये सिचुएशन की जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन के। और एक उड़ती हुई खबर भी देख रहा था मैं ट्विटर पे कि जो हमारे जो एक्स सीईओ है सुनील अरोड़ा, उनको गोवा का गवर्नर बनाने की बात हो रही है। तो ये भी एक्चुअली बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि 3 दिन उनका रिटायरमेंट भी अभी हुआ और फिर ये भी अभी खबर आ रही है कि उनको
गवर्नर बनाया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस का बनाने के बाद अब इस तरह की चीजें तो गोगोई जी को राज्यसभा भेजने के बाद अब थोड़ा सा बिल्कुल। कम आश्चर्य होता है। मतलब अब तो बेसिकली इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है कि हाँ इनको तो रिवॉर्ड देना ही है क्योंकि इन्होंने हमारी क्यों मदद ना हम की। इसको जगदीप सर का एक बयान ले, क्योंकि ये जो चीज है सर, चुनाव आयोग से चूंकि जुड़ा मामला है, फिर भी ये जिस तरह से जो एक कूलिंग पीरियड की बात कही जाती थी कि ब्यूरोक्रेट्स को एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए ताकि इस तरह से उनके फैसलों को प्रभावित न किया जा सके, या एक तरह के आरोप लगते रहे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत वो काम करते हैं क्योंकि उनको पोस्ट रिटायरमेंट की का लालच दे दिया जाता है इस तरह से। इस पर अगर जगदीप सर अपना अनुभव कुछ बता पाए हम लोगों को। देखिए, जो कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान है वो जैसे आपने कहा ब्यूरोक्रेट्स के लिए। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ये है कि जो लोग सरकार में काम कर रहे थे, IAS, IFS, IPS और जितनी सेंट्रल सर्विसेज है, इस तरह के लोग। अब जब हम आते हैं इलेक्शन कमिश्नर पे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो खास तौर पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक दफा अगर वो उनकी नियुक्ति हो जाती है और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवा देते हैं तो उनको उनके पद से हटाने के लिए वही कार्यवाही करनी पड़ती है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने के लिए करनी पड़ती है जी। मतलब है कि पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत चाहिए और ये सब वो सब है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके लिए जहां तक मुझे मालूम है अभी तक कोई ये 2 years कूलिंग ऑफ वाला पीरियड है नहीं। लेकिन अब कानून में नहीं है ये तो एक बात है, और फिर एक चीज होती है जो आजकल हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में तो बिल्कुल खत्म हो गई है बहुत दिन से, जिसको कहा जाता था नैतिकता। हाँ, तो नैतिकता के हिसाब से अगर आप देखें तो ये इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब ये जो अभी रिटायर हुए मुख्य चुनाव हैं, ये ही नहीं है, इनसे पहले आपने अतुल जी गोगोई साहब का जिक्र, हाँ, उसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे गोगोई जी की तरह। वो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो जो नए राष्ट्रपति बने उनको इन चीफ जस्टिस महोदय ने राष्ट्रपति को शपथ दिलाई और थोड़े दिन बाद ये चीफ जस्टिस महोदय रिटायर हो गए और फिर इनको एक स्टेट का गवर्नर बनाया। जब ये उस स्टेट में गवर्नर के लिए पहुंचे तो इनको शपथ वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई जी। अब आप देखिए कहां तो आप भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवा रहे हैं और फिर 4-6 महीने बाद या 2 महीने बाद एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आपको शपथ दिलवा रहा है। विडंबना है ये इस तरह की चीजें हो चुकी हैं और वही बात है कि ये तो अब बहुत अक्सर सुनने को मिलता है कि ये हाँ ये इमोरल होगा लेकिन इलीगल नहीं है। जी जी, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कानून की जो लाइन है उसके एक तरफ रहना है बस। अरे भैया कानून तो वही चीजें बनाई जाती है ना कि जिनके बारे में ये हो गया कि भाई ये तो बहुत ही शर्म की बात है, आपने ये किया तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। नैतिकता एक पैमाना है जो जनता जनार्दन की नजरों में देखा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन में जो पिछले, मैं समझता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन को 20 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं और मैंने बहुत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखे हैं। और देखिए हर इंसान जो है, या इंसान तो क्या, वो तो गालिब ने कहा था आदमी को मयसर नहीं इंसान होना, हर आदमी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, कमजोरी होती हैं। लेकिन जब आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठते हैं तो अक्सर लोगों को वो जो होता था, एक वो कहानी है कि ये विक्रमादित्य की वो है पेड़ जहां विक्रमादित्य बैठा करते थे और वहां जो बच्चा बैठता था वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता। तो ऐसा एक कुछ लोगों में बदलाव देखा गया है कई बार, हमेशा नहीं। तो उम्मीद लोग करते थे कि भाई जो संवैधानिक संस्थाओं पे लोग बैठे पदों पर वो उसी तरह का व्यवहार करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो गया।
तो मेघनाथ, और भी अगर आप कुछ हेडलाइंस जो इम्पोर्टेंट है आप एक बार उसको उनका जिक्र कर दें, फिर आगे हम जी, जल्दी से मैं जिक्र कर देता हूँ। एक तो हमारा 1 मई से जो वैक्सीन ड्राइव जो शुरू होने वाला है, तो काफी स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, तो और 3 हफ्ते लगेंगे उसके लिए। और सेरम ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें कहा कि 3 महीने भी लग सकते हैं। तो बेसिकली हमारे हेल्थ मिनिस्टर ट्वीट, जी, ये तो बड़ी चिंता की बात है फिर अगर बहुत ही चिंता की बात है। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छा ट्वीट किया है कि उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा SMS भेजे हैं लोगों को रजिस्ट्रेशन के। तो मतलब बेसिकली उनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी कि उन्होंने कोविन ऐप पर लोगों को रजिस्टर तो कर दिया एटलीस्ट। अब आप देखो क्या होता है, भगवान भरोसे। तो ये एक है। और ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स ने रॉ मटेरियल्स देने के लिए अग्री कर लिया है वैक्सीन के लिए। जो मांग थी हमारी वो पूरी होने वाली है। और ऊपर से उन्होंने काफी और भी एड भेजने की बात चल रही है। एक और बड़ी खबर आई कि ट्विटर ने 100 से ज्यादा ट्वीट्स जो गवर्नमेंट के क्रिटिकल थे उनको हटा दिया है, सेंटर ने जब कहा, गवर्नमेंट ने जब कहा तब। और फेसबुक ने एक रिजाइन मोदी हैशटैग जो चल रहा था फेसबुक पर, उसको ब्लॉक कर दिया था। और फिर बाद में 3 घंटे बाद उन्होंने रीइंस्टेट किया और कहा कि हमसे गलती हो गई। ये एक है। और एक और छोटी सी एक इम्पोर्टेंट खबर है कि अभी से 27 तारीख से LG की पावर बढ़ चुकी है दिल्ली में। वो अब एक हिसाब से गवर्नमेंट ही बन गए हैं, उनको वो हेड है दिल्ली के। वो अब दिल्ली के हेड है। और गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास अभी कुछ वैसे पावर नहीं है एसेंशियली। ठीक बात। दो छोटी अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन इसी से जुड़ी हुई। नेपाल और वियतनाम में अब भारतीय वेरिएंट के केसेस दोनों के मिलने लगे हैं और वहां भी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और उन्हें चिंता हो रही है कि वहां क्या होगा। दूसरा एक कि हमारी कहीं असली लड़ाई से नजर ना हट जाए इस सब अकर्मण्यता के बीच। क्लाइमेट चेंज पे खबर आई है कि वर्ल्ड के ग्लेशियर, जो 2 साल पहले WHO की रिपोर्ट थी कि 7 से 10 साल हमारे पास हैं टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको रोकने के, वो और ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। ये कल की ही रिपोर्ट है BBC। ठीक बात। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। बहुत सारी खबरें आप लोग देख रहे हैं कोविड से रिलेटेड, बहुत सारी खबरें नहीं आ रही हैं ग्राउंड से। तो हमारा एक नया एनएल सेना प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो कि यूपी में हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं ग्राउंड से खबरों रिपोर्ट करने के लिए। हमारे 3-4 रिपोर्टर्स होंगे अगले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक, और वहां से रिपोर्ट्स करेंगे। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को आप जरूर सहयोग करें, क्योंकि अब ये समय ऐसा है, एक असाधारण स्थिति में पत्रकारों को भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उस चुनौती के बीच में इन रिपोर्ट्स को करना है उन्हें। तो आप इस एनएल सेना को प्रोजेक्ट को हमारे ध्यान में रखें। मैं चर्चा को शुरू करना चाह रहा था, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं चुनाव आयोग से जुड़े, उस पर पहले, और फिर उसके बाद हम उसके कुछ बड़े जो पहलू हैं उन पर भी बात करेंगे। मसलन जो सबसे मौजूद पहला सवाल है जगदीप सर हमारे सामने, कि जब सेकेंड वेव ऑलमोस्ट अपने पूरे पीक की तरफ बढ़ने लगी थी, तब ये कहा गया कि बंगाल के बाकी चुनावों को क्लब कर दिया जाए, या फिर उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव थे वो काफी समय था उनके पास कि इसको अभी रद्द कर दिया जाए। अब हमारे सामने एक जानकारी आई कि उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर करीब 600 से 700 टीचर्स की मौत हो गई जो चुनाव ड्यूटी में थे पंचायत चुनाव के। इन स्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग की जो भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आपकी शुरुआती टिप्पणी हम चाहते हैं। तो मैं पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो संसद और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो तो जो दिल्ली में बैठा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जिम्मेदारी है। जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। वो हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वो कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक संस्था है। वो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट आए थे पंचायती राज वगैरह के, तब वो संस्था बनाई गई थी। तो पंचायत के चुनाव करना तो उनका वो है, क्या कहते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये स्टेट वाली और जो है ये इलेक्शन कमीशन, एक बात जो बंगाल में हुआ और जो बाकी जगह भी हुआ, ये देखिए दूसरा दौर आने का जब पता लगा और इसका नुकसान होने लगा, तब ये कहना कि 2 फेज या 4 फेज को इकट्ठा कर दो, वो सही है अपने आप में। लेकिन
सोचने की बात यह है कि सवाल ये पहले पैदा हुआ कि आपने बंगाल में 8 चरणों में मतदान क्यों किया गया। अब तमिलनाडु में जहां तक मुझे अंदाजा है, मुझे कुछ ठीक से पता नहीं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ना तो उनके भौगोलिक आकार में या उनके जनसंख्या में। वहां पे एक फेज में हुआ, जबकि तमिलनाडु में तो एक दफा हो गया और वेस्ट बंगाल में 8 थे। और मुझे किसी ने ये भी बताया कि एक जिले में 2 फेज में चुनाव हुआ। तो ये अभूतपूर्व बातें हैं, इनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोग कि भाई ऐसी वेस्ट बंगाल में ही क्या बात थी, और क्या बात थी वो तो हमने देखा है। फिर कि मैं वो इनका सुन रहा था, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का एक प्रोग्राम, उसमें कह रहे थे कि पता नहीं कितने यानी कितनी दफा हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वेस्ट बंगाल गए हैं। तो ये बड़ा अपने आप में, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेस्टफुल, मुझे ये नहीं पता उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये ठीक नहीं है। चुनाव आयोग की जो साख थी वो बननी शुरू हुई थी जब टीएन शेषन वहां लगे थे। उन्होंने तो खैर बहुत कुछ किया और कुछ बहुत अच्छा भी किया और बहुत उन्होंने कुछ चीजें अच्छी नहीं भी की, लेकिन तब से इनकी साख बनती चली आ रही थी। और ये अब पिछले, मैं समझता हूँ 6-8 साल में हालात बहुत खराब हो गए। अब तो चुनाव आयोग को लोग कुछ भी नहीं समझते। जी, ठीक बात। जबकि लोकतंत्र के लिए चुनाव एक केंद्र बिंदु है। अगर चुनाव ठीक से नहीं होगा तो लोकतंत्र होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं आपको एक बात इससे जुड़ी हुई और बता दूं जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है और लोग अक्सर करते नहीं है, कहते नहीं है, डरते हैं शायद, कि चुनाव आयोग की तो हमने गलती निकाल दी। चुनाव आयोग में नियुक्ति कैसे होती है? वो हमारे संविधान में लिखा है कि सरकार लगा दे जिसको मर्जी। एक बात। दूसरी बात, सरकार लगा दे, लेकिन राजनीतिक दल जो है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष में हो, मैं कह रहा था कि चुनाव ठीक से नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। अरे भाई, किस राजनीतिक दल में लोकतंत्र है? अगर राजनीतिक दल सारे के सारे ए से लेके जेड तक लोकतांत्रिक नहीं है तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो ऐसे काम करेंगे और ऐसे लोगों को चुनाव आयोग में लगाएंगे जो अच्छा चुनाव कराएं और देश में अच्छा लोकतंत्र हो, इसका तो कोई उम्मीद करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें सारे चुनाव एक दफा करा लेने चाहिए क्योंकि उससे पैसा बचेगा। मुझे ये सुन के इतना दुख हुआ कि हम क्या सबसे सस्ता लोकतंत्र चाहते हैं या बिल्कुल एक अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं? सबसे सस्ता चाहिए तो ले लो यार, वो तो जगह जगह बिक रहा है। तो हम लोग ये बातें कहने में, इनके बारे में कोई सोचता नहीं। बड़ा बड़ा लोग कहते फिर रहे हैं कि पैसा बचेगा, वो पैसा विकास में लगेगा। अरे भैया, लोकतंत्र की कोई कीमत है क्या? और वो भी रुपए पैसे में। ठीक बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मेघनाथ, आपको मैं इस चर्चा में यहाँ पर शामिल करना चाह रहा हूँ। आपने बंगाल का चुनाव कवर किया और वहां से जो बहस हम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसमें कोविड की सिचुएशन को जो देखते हुए चुनाव आयोग की भूमिका है। आपने एक इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू बहुत इस मायने में महत्वपूर्ण था कि बहुत जो एरिस्टोक्रेटिक अंग्रेजी में जो बात कही जाती है ना, उस अंदाज में स्वपन दास गुप्ता ने कहा था, लेकिन हिंदी में उसको बेसिकली सिर्फ इसी तरह कह जाते हैं कि मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए फुर्सत नहीं है, काम की कोई बात हो तो बोलो, और आम लोगों के लिए कोविड कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। बेसिकली उनकी बात का यही लबोलुआब था। इस ह्यूबरी, इस एरोगेंस और इस इग्नोरेंस, इन तीनों चीजों को देखते हुए आज जहां हम खड़े हैं, उस लिहाज से आप उस चुनाव का, अपनी यात्रा को अगर बता पाए कि असल में हमको यहाँ पहुंचना था, क्योंकि इसी तरह का एटीट्यूड पूरे पॉलिटिकल क्लास ने उस समय दिखाया। बिल्कुल, मैंने एक्चुअली वो जो इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने, मैं स्वपन दास गुप्ता से यही पूछ रहा था कि वो तारकेश्वर में एक रैली हुई थी मोदी जी की अप्रैल बिगिनिंग में ही, वहां पर मैं उनको इंटरव्यू करने गया था। तो मैंने पूछा कि केसेस बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव आ रहा है, दिख रहा है रोज केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस समय में रैली करना
अच्छी बात है, मतलब क्या करना चाहिए इसके बारे में? तो उन्होंने एकदम एरोगेंटली कहा कि आपका नोबल मैसेज जो है वो आप विलेजेस में जाके बोलिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी जो एरोगेंस, जो मतलब एक तो बहुत बुरा भी लगा एक तरीके से कि एक तो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, कुछ करना चाहिए एक्सेट्रा। ऊपर से जब मैं रैली में गया था तो इतना टेरिफाइंग सिनेरियो था, क्योंकि एक तो मास्क नहीं पहने हुए थे लोगों ने। उन्होंने ही कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर आए हुए थे, जमा हुए थे, तीन टेंट्स के नीचे जमा हुए थे। और जो लीडर्स थे उनका जो डायस था वो एकदम दूर था इनसे, क्राउड से। तो मतलब एक तरीके से ऐसे लग रहा था कि लीडर्स खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके स्टेज पे बैठे हुए, पर बाकी के लोगों के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी के लोग मरे मारे कुछ भी करे। और ये हमको मतलब 6th फेज तक दिखाई दिया। मोदी जी जा रहे थे, उन्होंने बाद में एक बयान दिया कि हमने इलेक्शन रैली कैंसिल कर दी, और उसके बाद एक दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने एक फरमान जारी किया कि अब से बस 500 लोग अलाउड होंगे रैली में। तो आप सोचिए कि 6 फेजेस होने के बाद, ये भी पता था कि केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ रोका नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज ने, दोनों मतलब तीनों जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने कुछ रैलीज कम नहीं किए। मैंने एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर को कॉल किया था टीएमसी के, इसी के बारे में बात करने के लिए। वो रिकॉर्ड पे आने से मना कर रहे थे। मैंने उनको पूछा कि ये मतलब एटलीस्ट ममता बनर्जी एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है, ये राहुल गांधी ने तो कैंसिल कर दिए पूरे रैलीज। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ममता बनर्जी भी कर रही है, उन्होंने अब अपनी रैलीज 10 मिनट की कर दी है, और 10 मिनट में पहले 2 मिनट वो यही स्पेंड करती है बोलने के लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, आप मास्क पहनिए, आप कोविड बढ़ रहा है। तो मैंने बोला कि बट 10 मिनट हो या 10 घंटे हो, क्या फर्क पड़ता है, लोग तो आ रहे हैं देखने के लिए। तो बोले कि हाँ, पर हम तो इतना कर ही सकते हैं। और इस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो कि जो एक इंटरव्यू अमित शाह ने दिया, जो पूरा पॉलिटिकल क्लास के मेंटेलिटी को उन्होंने उसमें डिफेंड किया कि कोविड के बढ़ते मामलों को बंगाल की रैलियों से जोड़ना ठीक नहीं है। वो नाविका कुमार का जो इंटरव्यू, नाविका कुमार को इंटरव्यू दिया। सिर्फ वही नहीं, एक वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था, कहाँ है कोरोना, कोई कोरोना नहीं है। तो एक एक्चुअली हमने कल एक हमारा एक आर्टिकल भी पब्लिश होगा इस पर कि कौन से लीडर्स ने क्या क्या स्टेटमेंट्स किए इस कोरोना काल के समय में, जो कि इररिस्पॉन्सिबल थे। तो सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर से ही आ रहे हैं कि अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई कुछ हो नहीं रहा है, ग्लोरियस लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी के अंडर सब कंट्रोल में है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो जगदीप जी ने भी थोड़ा सा हिंट किया कि 8 फेजेस में जो इनको ये डिवाइड किए गए थे इलेक्शंस, तो कमेंटेटर्स का ये कहना है कि बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने जो इन्फ्लुएंशियल जो सीट्स है उनको क्लब करके एक बिगिनिंग के फेजेस में उन्होंने डाल दिया, और बाद में वो ये बोलते रहे कि हम नहीं जीत रहे, हम जीत रहे। तो पहले 3 फेजेस में जो उनका जो मोमेंटम था वो कैरी फॉरवर्ड होके बाकी के फेजेस में गया। ये खैर एक इंटरप्रिटेशन है, कितना सच है कितना गलत है वो तो पता नहीं, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई ट्रांसपेरेंट होगा इलेक्शन कमीशन से जो हमको बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ठीक बात। शार्दुल, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लगातार इसको कवर कर रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल क्लास बिहेव कर रहा है हमारे सामने। जब हम पा रहे हैं कि स्थितियां लगातार बेकाबू होती जा रही थी, फिर भी पॉलिटिकल क्लास उसकी तरफ से अनदेखी, और आज हमें तर्क दिया जाता है कि लोगों को बताया जाता है कि ये तो बहुत एक असाधारण स्थिति है, इसमें कोई सरकार क्या कर सकती है क्योंकि इसकी गति बहुत तेज है। लेकिन पीछे के जब हम कारनामे देखते हैं, कामकाज देखते हैं, तैयारियों का स्तर देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये केवल इतना सा मसला नहीं है, इसमें वास्तव में हम इस चीज से बच सकते थे। मसलन हमने मास वैक्सीनेशन नहीं किया, हमने तैयारियां नहीं की, हमने ऑक्सीजन और तमाम उपाय नहीं किए। तो पॉलिटिकल क्लास की इस जो पूरी अनदेखी है, गैर जवाबदेही है, लापरवाही है, उस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं ये हम सबके सामने है। अब जैसे मेघनाथ ने कहा, स्वपन दास गुप्ता अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गोल्ड प्लेटेड इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, लेकिन जनता के लिए उनके मन में कोई करुणा नहीं है। और इन सभी नेताओं में से किसी के भी मन में कोई नहीं है।
जो 8 फेज वाली बात हो रही है, मैं उस बात से मना नहीं करता। देखिए, मैं उसके बारे में ज्ञान नहीं रखता, पर एक टेक्निकल बात मैं जरूर बताता हूँ कि 7 फेज का चुनाव पहले भी हुआ है बंगाल में। वहां पे जो राजनीतिक हिंसा है इन फेज के बढ़ाए जाने का, वो भी एक कारण था। लेकिन हाँ, इस बार सब चीज में घालमेल लग रहा है, क्योंकि हर तरफ आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। वो पैटर्न क्या है? सरकार केवल झूठ ही नहीं बोल रही, सरकार ही नहीं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। और झूठ ही नहीं बोल रहे, जो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वो उनके भी पीछे पड़ रहे हैं, पर हम उस पर बाद में आएंगे। एक बात और जो जगदीप जी ने कही थी कि हमारे यहाँ चुनाव सुधार की बात होती क्यों नहीं, वो होती इसलिए नहीं क्योंकि ये अपने आप में एक पैरेलल चल रही अर्थव्यवस्था है। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से ये अर्थव्यवस्था शराब भी खरीदती है अवैध, ये पैसे भी बांटती है, ये पीछे अपने गुर्गे भी चलाती है, ये प्रिंटिंग प्रेस भी चलाती है पार्टियों की। ये जो चुनाव में खर्चा होता है ये कौन करता है? यही तो लोग करते हैं। ठीक है। एक चीज और जो मैं जरूर कहना चाह रहा था कि किसी भी राजनीतिक दल से, वो जिसे आप निकृष्ट से निकृष्ट अपनी सोच के हिसाब से मानते हो, वो सबके लिए अलग हो सकता है। कम से कम ये तो एक्सपेक्ट करा ही जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का तो ध्यान रख लेगा। लेकिन इस बार केंद्र की और कम से कम मेरे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश की, और मैं माफी चाहूंगा अगर लोगों को लगे आज मेरा स्वर थोड़ा कड़वा है और उसमें बहुत सारी परेशानियां, और जो लोग आपने कभी सोचा भी नहीं था आप उन्हें अपने सामने जाते देखेंगे, उसका वो कड़वाहट भी है। और मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह भाजपा यही तो प्रचार करती है कि हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। इनके प्रचार का यही तो है कि केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ पे आप भी हमें रख लो, आपका काम फटाफट होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी, हम सब ने देखा, मेघनाथ ने तो खासतौर पर देखा होगा कि खूब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने 8 लिए थे पीएम केयर्स फंड में जो ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए अलॉट हुए थे, और उनकी खूब बुराई हो रही थी कि 1 लगा। लखनऊ का क्या हाल था उत्तर प्रदेश का? उन्होंने 14 का लिया, 200 करोड़ से ऊपर इसके लिए निकाले गए थे, 1 प्लांट लगा एसपीएम हॉस्पिटल में, जहां तक मुझे याद है लखनऊ में, और वो बंद पड़ा है। इनके अपने कार्यकर्ता मन रहे हैं। मतलब आयरनी देखिए आप, विडंबना देखिए, मोहनलालगंज के सांसद भाजपा धरने पे बैठने गए, लखनऊ के विधायक की मृत्यु हो गई, प्रदेश प्रवक्ता मनोज मिश्र की मृत्यु हो गई। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं से भी मतलब नहीं है। और रही बात जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं जो अब इनसे घुल मिल रहे हैं, देखिए प्रशासकों, मैं तो ये सवाल ही पूछना चाहता हूं जगदीश जी को, आपको पता होगा, प्रशासकों और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी क्या है? चुनाव कराना। चुनाव ठीक है, केंद्र है, लोगों की जान से ज्यादा कीमती है चुनाव। आप उन्हें अलग अलग भी करा सकते थे। अभी अमेरिका का चुनाव हुआ जिसमें एक तो वो सड़ा संतरा था जिसने कोई बात नहीं मानी, और दूसरा है एक पार्टी, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन उन्होंने एक भी बार कोविड प्रोटोकॉल नहीं तोड़ी। मानव संवेदना जिनके अंदर नहीं है उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आंखों के सामने जलती हुई चिताओं को जो मना कर दे, वो कैसा मुख्यमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? शार्दुल, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था कि आपने जो कहा कि एम्पैथी जो है लोगों में नहीं है, मतलब एसेंशियली पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, पर मुझे अभी ऐसे लगने लगा है कि लोगों को भी ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है अभी कि एसेंशियली पॉलिटिकल पार्टीज एम्पैथी से कुछ पेश आएंगी या फिर कुछ नहीं, मैं कह रहा था अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं है। वही ना मैं बोल रहा हूँ कि एसेंशियली अब लोगों में भी इतना नॉर्मलाइज हो गया है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज तो पावर में आने के लिए कुछ भी करेंगी और लोग उसको डिफेंड भी करेंगे। वो एक मतलब उनके जो कट्टर सपोर्टर्स है वो अभी भी, मैं एक जिस छोटा सा एक वाकया बताना चाहूंगा। मेरे ही फैमिली में कुछ लोग हैं, वो अभी भी सोचते हैं कि कोरोना एक होक्स है और ये ऑपोजिशन ने खड़ा किया इतना बड़ा हवा है, क्योंकि 2 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो इनके खिलाफ आने वाले, बीजेपी जीतने वाली है तो ऑपोजिशन का और इन्फ्लुएंस कम होने वाले, इसलिए वो ये कोरोना का हवा उठा रहे। और 2 तारीख के बाद कुछ कोरोना रहेगा ही नहीं, मीडिया भूल जाएगी। कोई इलाज नहीं है ये इस तरह की जो फेक न्यूज है या फिर प्रोपेगेंडा या व्हाट्सएप में इस तरह की चीजें फैलाई जाती है। ये बहुत परवेसिव है और ये मुझे लगता है ये बहुत ही चिंता की बात है कि इतने टॉक्सिक लेवल तक चला गया। जैसे शार्दुल ने कहा कि संवेदनशीलता से कुछ पेश नहीं आते पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे लगता है कि उनसे अब एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है लोगों के। ठीक बात। इसका एक और पहलू है, उस पर भी हम जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक वर्ग की तो एक बात हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बयान दिया कि चुनाव आयोग के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया जाना चाहिए इस अनदेखी के ऊपर। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल कमेंट है, एक तरह की, मतलब
नॉर्मल परिस्थितियों में इस तरह के बयान की या इस तरह के कमेंट की उम्मीद नहीं की जाती है कि इतना कड़ा रुख कोई अदालत एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था के ऊपर उठाए, जैसा कि मद्रास हाईकोर्ट ने किया। तो पॉलिटिकल मास्टर्स के जो इशारे पर एक हद से ज्यादा जो चले जाने की कवायद है, मसलन आप एक स्टेट में तमाम, आपको अंदाजा भी है कि इसको लोग समझते हैं, लोग जानते हैं और आपकी बदनामी होगी, फिर भी आप एक राज्य में 8 चरणों का चुनाव करवाते हैं क्योंकि आपके पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर काम कर। तो ये जो कमेंट है उसके लिहाज से अगर जगदीप सर कुछ बता पाए हमें कि चुनाव आयोग की जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा, हालांकि आपने शुरुआत में बताया कि राजनीतिक वर्ग ही उसको तय करता है कौन होगा चुनाव आयोग, फिर भी संविधान ने उसको एक अधिकार तो दिया ही है जिसका इस्तेमाल करके टी एन शेषन ने कुछ अच्छे काम किए। तो अब वो चीज, वो स्पाइन नहीं दिख रही है, या फिर ये केवल संस्थान कुछ भी हो, इंस्टीट्यूशन के राइट्स कुछ भी हो, व्यक्ति दर व्यक्ति ही काम करता है। किसी आदमी के अंदर स्पाइन हो सकता है, बाकी लोग बिना स्पाइन के भी काम कर सकते हैं। देखिए अतुल जी, अब आपने ये बात कही है तो जरा सुन लीजिए थोड़ी देर जी। ये इंस्टीट्यूशन में स्पाइन क्यों नहीं है, ये देश में चर्चा हो रही बहुत दिनों से कि इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो गया है, हमारी जो संस्थाएं हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही, और संस्थाओं में आजकल चुनाव आयोग के पीछे पड़े हैं लोग। वो तो सही है, मैं चुनाव आयोग के हक में तो नहीं बोल रहा, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन कौन सी है देश में? मैं तो कहूंगा राष्ट्रपति की इंस्टीट्यूशन जी। उसके बाद दूसरी, उसका क्या हाल है वो तो आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं और श्रोता भी जानते हैं। दूसरी है संसद एज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड, वो उसका फेल होना शुरू हुआ था 2012 में। मैंने उस वक्त एक लेख लिखा था जिसका टाइटल था डेलीगेशन ऑफ पार्लियामेंट जी। मैंने कहा था कि इससे तो आपको कंटेम्प्ट फॉर लॉ हो जाएगा, मैंने कहा हो जाए तो हो जाए। तो संसद की उस जमाने में 2012 में संसद में जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने कहा कि हमने, वो शाम अनाउंसमेंट कर देते थे कि हमने फैसला किया कि कल हम नहीं चलने देंगे। मेरे हिसाब से ये कहना कि हम संसद को नहीं चलने देंगे और फिर ना चलने देना, ये वो ट्रीजन को, पता नहीं हिंदी में शायद देशद्रोह कहते हैं, राजद्रोह जी, राजद्रोह। मेरे ख्याल में ये ट्रीजन है। लेकिन जैसा अभी मेघनाथ कह रहे थे या शायद शार्दुल कह रहे थे, मैं भूल गया, कि अब लोगों को इसमें कोई बुरा नहीं लगता है। तो लोगों का जो ये जो टॉलरेंस लेवल है इसको ग्रेजुअली ठीक किया गया है। वो एक मेंढक की कहानी शायद आप लोग जानते होंगे कि मेंढक को आप ठंडे पानी में डाल दीजिए और उस पानी को गर्म करते रहिए, वो मेंढक की जो स्किन है, उसकी जो त्वचा में एक ये प्रॉपर्टी है कि वो टेम्परेचर से एडजस्ट कर सकती है, तो एडजस्ट करती रहेगी और यहाँ तक के टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि वो मर जाएगा लेकिन वो निकलेगा नहीं। तो धीरे धीरे वो ये जो कहा ना नॉर्मल हो जाता है। अब एक दिन एक बंदा मरा हमारे मोहल्ले में, तो भाई बड़ा बंदा मर गया, अब रोज 10 बंदे मरने लगे तो बात नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल। ये कहानी इस देश में शुरू हुई थी बहुत पहले, जब कांग्रेस में विभाजन वगैरह हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। उसके बाद से जो राजनीतिक दलों की प्रक्रिया यहाँ चालू हुई कि राजनीतिक दल जो है वो ही सर्वोपरि है और वो ही जो चाहेंगे होगा। मेरे पास ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण है कि हम कानून सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये करो, वो ये पॉलिटिकल नहीं करती है। हम लोग सरकार को तो दोष दे रहे हैं, वो सही है, लेकिन हमें सरकारों को दोष नहीं देना चाहिए। सरकार एक वो इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो सकती है। वो सरकार तो रहती है ना, सत्तारूढ़ दल आए और जाए, सरकार तो रहेगी। तो हमारे देश में दिक्कत ये सत्तारूढ़ दलों की है और ये सब दलों में है, एक भी दल इससे बचा नहीं है। मैं तो 20 साल से देख देख के दुखी हो गया हूं, और कोई भी दल, सबसे बड़ी इनकी जो वो है मेरे ख्याल में, ये जो ईवीएम के पीछे पड़े हुए,
सब लोगों ने झूठ बोला है अपने टाइम पे। आजकल सत्तारूढ़ दल है, उसके एक नेता ने तो किताब लिख दी थी 2009 में। हाँ, पीवीएल नरसिम्हा ने। हाँ, उसके प्रधानमंत्री ने उसका फॉरवर्ड भी लिखा। तो ये अपना फायदा देखने के लिए देश का सत्यानाश करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो कहीं बात ले भैया, जनता तो देश ही खत्म हो जाएगा, जनता क्या करेगी? ठीक बात। इसी का एक और पहलू है। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं कि ये जो एक हो गया है कि अच्छा उसके बाद बड़ी बढ़िया स्थिति हो गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर सत्तारूढ़ सरकार या सत्तारूढ़ दल चाहे तो वो सारे विपक्षी पार्टियों का चंदा का टूटी बंद कर सकता है। कोई 1 रुपया नहीं जाएगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को संस्थानिक रूप दे दिया। अरे यार, ये तो सैकड़ों दफा कह चुका है तुझे, इसके बाद क्या फायदा? कहने का मतलब ये नहीं लोग समझते कि संवैधानिक रूप दे दिया भ्रष्टाचार को। आई एम सॉरी, मैं आपसे जरा बात कर रहा हूं, लेकिन उसका ये है कि आप सत्तारूढ़ दल को ही पैसे मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक। तो राजनीतिक दलों का ही ये खेल है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड में भी एक राजनीतिक दल ने बाद में पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ने, और किसी ने कुछ नहीं किया। तो देश की दिक्कत अगर मेरे ख्याल से कोई है सबसे बड़ी, वो राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिक ना होना है। ठीक। अगर लोकतांत्रिक तरीके से तो चुनावों में उम्मीदवार भी लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाए, ये नहीं होगा जो अब हो रहा है। वो बहुत लंबी कहानी है, उस पर से आप प्रोग्राम कर लीजिएगा। लेकिन दिक्कत है कि राजनीतिक दल जब तक लोकतांत्रिक नहीं होंगे, इस देश का सुधार नहीं होगा। तो इसका एक और पहलू है मेघनाद और शार्दुल, मैं चाह रहा हूं अगर आप उस पर रखें कि हम देख पा रहे हैं इस पूरे अराजकता में, त्रासदी में, अलग अलग हाई कोर्ट्स बड़े तल्ख स्टैंड ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। चाहे मद्रास हाई कोर्ट की बात हो, दिल्ली हाई कोर्ट की बात हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो, या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट। पॉलिटिकल क्लास एक तरह से एब्सेंट हो गया है, या एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से एब्सेंट दिख रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक, अब कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति लग सकती है कि वाह 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 वाह, कोई तो एक्टिव रोल निभा रहा है, लेकिन ये असल में चिंता की बात होनी चाहिए हमारे लिए कि जुडिशरी इस तरह का प्रोएक्टिव रोल निभा रही है सिटीजनरी के मामले में। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा कि एसेंशियली ये जो काम जो अभी जुडिशरी कर रही है, और जुडिशरी कर क्या रही है, वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। अगर आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो रिमार्क्स है वो आप अगर ठीक है उनको थोड़ा साइड में रख दे, पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट देखेंगे, या फिर जो भी हाई कोर्ट्स है, वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लोगों को हॉस्पिटल के बेड्स मिलने चाहिए, लोगों को ये, तो वो एक कोऑर्डिनेशन एजेंसी की तरह काम करने लगी है। वो सेंटर को बुलाती है, वो स्टेट को बुलाती है, वो वेंडर्स को बुलाती है, और वो बोलती है कि अच्छा बताओ मामला क्या है, हम सॉल्व करेंगे। एसेंशियली वो यही काम कर रहे हैं सब हाई कोर्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट भी वही काम कर रही है। तो आप सोचिए कि इस हद तक आ गए है कि एक कोर्ट को बोलना पड़ता है कि आप लोग एक टेबल पे आइए और बात कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए था। ये तो बाय डिफॉल्ट सेंटर ने, जो जैसे मोदी जी हमारे चीफ मिनिस्टर की मीटिंग करते हैं, वो केजरीवाल ने वो लाइव टेलीकास्ट भी कर दिया उसको, उसमें तो यही होना चाहिए ना। उसमें तो एक्चुअली ये जो कॉल है ना, मुझे लगता है जो पीएम और सीएम के बीच में, वो परपेचुअली चलता रहना चाहिए। मतलब अभी जो क्राइसिस सिचुएशन है उसमें एक जूम विंडो ओपन ही रहनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कॉन्स्टेंटली चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तब ये चीफ मिनिस्टर आके उनको रिपोर्ट देते हैं और फिर खत्म हो जाता है। तो आप सोचिए कि इतनी एनार्की की सिचुएशन हो गई है कि गवर्नमेंट एब्सेंट है और क्लूलेस भी है। मतलब उनको जो गवर्नमेंट मशीनरी उनके पास है उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये क्राइसिस सॉल्व करने के लिए, वो भी पता नहीं है। एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, आप सिद्धार्थ नाम के एक एक्टर है साउथ के जो रंग दे बसंती में थे। हाँ। उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि उनका फोन नंबर लीक हो गया है सोशल मीडिया पे, और उनको और उनके फैमिली को 24 घंटे में 500 से ज्यादा थ्रेट, रेप, डेथ कॉल्स आए हैं। आप सोचिए कि ये
और उन्होंने बोला कि ये बीजेपी के, तमिलनाडु के बीजेपी के कुछ लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उन्होंने ये सब मोबिलाइज किया है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा आईटी सेल जो ये अमित मालविया चलाते हैं, जो स्टेट लेवल पे चलता है, सब प्रशंसा करते हैं कि अरे कितनी अच्छी मशीनरी बनाई है आपने, इंफॉर्मेशन एकदम ग्राउंड तक पहुंच जाती है। इसको यूज ये लोग अपने एसओएस कॉल्स आंसर करने के लिए या फिर रिसोर्सेस रीडायरेक्ट करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सोचिए कि कैसी मंशा है ये लोगों की कि आप इसको प्रायोरिटी समझते कि एक एक्टर को आप कॉल कर करके डेथ थ्रेट्स देंगे, पर ये उनकी मंशा नहीं है कि आप कॉल कर करके लोगों को मदद करेंगे, एक कॉल सेंटर चलाएंगे। जैसे श्रीनिवास बीवी करके एक यूजर है, उन्होंने मुझे लगता है नरेंद्र मोदी से ज्यादा मदद की होगी लोगों की। यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, यूथ कांग्रेस के लीडर है वो, 1000 लोगों का वॉलंटियर का कॉल सेंटर खुद चला रहे हैं। और मैंने भी उनसे मदद ली और उन्होंने मेरी मदद की है। मतलब कुछ मेरे जान पहचान के लोग थे, मुझे पता नहीं था क्या करना है, तो मैंने उनको बस ट्विटर पे टैग किया और 3 घंटे बाद उनके वॉलंटियर्स का रिस्पॉन्स आया और उन्होंने उनकी मदद कर दी। अब आप सोचिए, एक 12 साल की लड़की जो गुड़गांव में थी, उनको ल्यूकेमिया है, उनको रिपोर्ट मांग रही थी सरकार कि आपको अगर कीमोथेरेपी करना है तो ये करना है, उसके लिए मदद की उन्होंने। ये उनका रिपोर्ट करवाया, जल्दी से उसका रिजल्ट लगवाया और फिर उसका अभी कीमोथेरेपी हो रहा है इस हफ्ते। तो आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके जो भी मिनिस्टर्स है, जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है, वो एक तरीके से इलेक्शंस कर रही है, लोगों को जमा कर रही है, कुंभ मेला में सब लोगों को हाँ जाइए जाइए बोल रही है, और ऊपर से लोगों को थ्रेटन कर रही है कि आप क्यों, कैसे मदद मांग सकते हो आप, ऐसे हम तो है ना, आप क्यों मदद मांग सकते हो, आप हमारी इमेज खराब कर रहे हो। तो ना बहुत गुस्सा आता है कि हम ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे पूरी पॉलिटिकल क्लास एकदम एक तरीके से बैंकरप्ट हो गई है। ठीक बात। जगदीप सर कुछ कहना चाहते हैं, इसके बाद शार्दुल, संक्षेप में जगदीप सर अपनी बात रखें। मैं संक्षेप में कोशिश करता हूँ। मैं मद्रास हाई कोर्ट और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा वो खैर एक हिसाब से ये कहना कि इन पे हत्या का मुकदमा डालना चाहिए, वो तो जरा जाती है, बट हाई कोर्टों में 6, 7, 8 में एकदम ये कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में तो जो कहा जाता है सरकार की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट फौरन मान लेती है। हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल कुछ कहते हैं तो हाई कोर्ट के जज कहते हैं ये तो ठीक नहीं है। आज के अखबार में भी है, रोज आता है। तो इसका वजह इसकी ये है कि एक तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और हाई कोर्टों में ये बड़ी डेलिकेट बात है, हाई कोर्टों में कुछ जज हैं जिनके प्रमोशन होने की कोई उम्मीद है ही नहीं या संभावना नहीं। उनकी उम्र इतनी है या कुछ जो भी वजह है, उनको सरकार में गलती निकालने में डर नहीं लगता और ना उनको रिटायर होने के बाद कोई नौकरी की इच्छा है। ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। हाई कोर्टों में भी लोग हैं जो चाहते हैं कि वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बन जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। जो ऐसे हैं कि जिनके कुछ नहीं आगे होने वाला, वो खुल के बात करते हैं और एक दफा एक हाई कोर्ट ने कर दिया तो दूसरों को लगा कि ये बिल्कुल ठीक है। और सबसे जो अजीब बात यह है कि सरकार के बिहाफ पे एक सॉलिसिटर जनरल साहब है, अभी मेरे पास आज सुबह किसी ने भेजा है, एक बड़ी प्रतिष्ठित वकील ने भेजा है कि कारवां में एक आर्टिकल छपा, उसके नीचे लिखा है करेक्शन। मुझे आप एक मैं बताता हूँ, करेक्शन में क्या लिखा है कि इस लेख का जो पहला छपा था उसमें एक गलती थी, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। और गलती क्या थी कि तुषार मेहता साहब ने, हमने लिखा था तुषार मेहता साहब ने ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में उच्चतम न्यायालय में झूठ बोला था, ये गलती थी। सच्चाई है कि उन्होंने हाई कोर्ट में झूठ बोला था जी। तो ये हालत है। देखिए, जुडिशरी का भी कोई हाल उतना अच्छा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जी जी। शार्दुल, आप उसने किया, ये अच्छा किया, लेकिन जो इसका रूट कॉज वो मैं आपको बता चुका हूं, दोहराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। शार्दुल, आप अपनी बात पूरी करें। जो हम बात कर रहे थे उस पर आपकी क्या राय है? ये जो कोर्ट का एक्टिविज्म चल रहा है देश में और एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से एब्सेंट है। देखिए, उसके कुछ मूल कारण है और अगर मेरी बात लंबी हो तो मैं अपने प्रोड्यूसर से माफी मांगना चाहता हूं, पर आज मैं बोलूंगा। तो संस्थाएं
किसी इंस्टीट्यूशन के उस पर नहीं खड़ी। जो अभी बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशन ढह गए हैं, मैं तो नहीं मानता ये खड़े थे। ये कब खड़े थे? ये केवल या तो नजर की शर्म या किसी व्यक्ति की अपनी रीढ़, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो धनी व्यक्ति हो इसलिए नहीं झुकता, या चाहे उसके अंदर कुछ मॉरल कंपस हो, ये उन पे चल रहे थे। क्योंकि जितनी बार भी कोई जरा सा भी उंगली टेढ़ी करता है, ये सारे इंस्टीट्यूशन रेंगने लगते हैं। अपवाद भले ही हो सिस्टम में, पर वो अपवाद मानवीय गुण है, इस सिस्टम का गुण नहीं है। चाहे आप आज चिकित्सा का सिस्टम देखें, चाहे आप प्रशासनिक देखें। अब आप एक बात बताइए, ये कैसा प्रशासन है जिसकी धुरी है जनता पर अविश्वास? आप मर रहे हैं, आप अस्पताल नहीं जा सकते, पहले आप सर्टिफिकेट लीजिए। वहां दलाल आ गए हैं, 20,000 रुपए निकालो सर्टिफिकेट मिलेगा। वो ब्यूरोक्रेट जो ना मरीज को जानता है ना हेल्थ साइंस जानता है, वो पहले सर्टिफिकेट देगा कि आप अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं कि नहीं। ये हमारा प्रशासन है। इसका होने का कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जगदीप की बात सही है कि राजनीतिक दलों के हाथ में चाहे वो घूम के आई हो, सारी पावर आ गई है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मूर्खता देखिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि कोविड से कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं। मोदी जी ने विजय पा ली, उसे खुद कोविड हो गया और अब देश का हाल देखिए और उसके प्रदेश का देखिए। कोई अकाउंटेबिलिटी है उसकी? नहीं है। उसकी अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो मोदी जी के तलवे चाटता है। खैर, राजनीति की बात, राजनीति की धुरी कपट है और बेशर्म है। पहले भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, पर कम से कम उनमें नजर की शर्म तो थी, कुछ अपने लिए इज्जत थी। इनमें तो वो भी नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर काफी हमने चर्चा कर ली। एक और छोटा सा विषय एक बात कह लूँ अतुल जी, ये अभी जो शार्दुल ने कहा बहुत बढ़िया कहा कि इनको अपनी इज्जत नहीं है। अब आप देखिए, एमएलए जब चुने जाते हैं तो बड़े वो निकलते हैं, जुलूस का जीत गया एमएलए ये वो, और जैसे ही वो चुने जाते हैं उनको बंदियों की तरह रख दिया जाता है होटल में या किसी रिजॉर्ट में, तो ये कुछ कर सके। उनको ये नहीं आती कि हम चुने हुए हैं, हमें आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े खुश होते हैं वो भी। तो अपनी भी इनको इज्जत नहीं है। ये बिल्कुल सही है शार्दुल, थैंक यू वेरी मच। अतुल जी, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, होता क्या है, प्रशासन किसी भी तरह के सिस्टम को चलने के लिए, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, उसे अगर आपको अच्छा चलाना है तो आपको उसमें पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है, जिससे चाहे कम हो या ज्यादा, असफल हो या सफल, सबको पता तो रहे कि हमें पता था कि भाई क्या हो रहा था, सबने ईमानदारी से काम किया। यहाँ एक हाथ नहीं जानता दूसरा हाथ क्या कर रहा है। एक और विषय है, थोड़ा सा उस पर संक्षेप में बात कर लें क्योंकि मीडिया का मसला है और न्यूज लॉन्ड्री पे हम मीडिया के बारे में बातचीत जरूर करते हैं। तो हमने देखा पिछले हफ्ते लगातार जिस तरह का मिसमैनेजमेंट, जिस तरह की अराजकता फैली हुई है पूरे देश के मेडिकल सिस्टम में और लोगों की मौतें हो रही हैं, तो मीडिया कई बार, मतलब भारत का मीडिया पिछले 6-7 सालों में अपनी दुर्दशा के लिए बदनाम हो चुका है, उस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। उसने कोई आवरण भी नहीं बना रखा है, उसके अंदर की सांप्रदायिकता पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। उसका सरकार का पैर तलवे चाटने की जो उसकी छवि है वो पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। इसके बावजूद जब इस तरह की स्थिति आई तब भी हमारे मीडिया ने कोई बहुत जबरदस्त काम नहीं किया। खासकर जो टेलीविजन और हिंदी मीडिया की हम बात कर रहे हैं, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, एक दैनिक भास्कर को छोड़कर, जिसकी रिपोर्टिंग्स अभी भी ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रही है। बाकी सब सरकारों के एक तरह से पैरों में बिछे हुए मीडिया का जो रूप है। तो इंटरनेशनल मीडिया इस दौरान सामने आया। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत तल्ख अंदाज में कवरेज किया और उसकी जो सच्चाई थी, उसका जो पोटेंशियल था, जो उसका तीव्रता थी, उसको दिखाने का काम किया। द गार्डियन में छपा, वॉशिंगटन पोस्ट में छपा, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़पेपर है द ऑस्ट्रेलियन, उसमें छपा, और एडिटोरियल लिखे गए तल्ख कि किस तरह से भारत की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। नरेंद्र मोदी का पूरा ये जो छवि प्रबंधन का खेल है, जिसमें जमीन पर एक्चुअल काम कम और अपनी छवि को बनाए रखने का पूरा वो खेल था, वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। इसके बाद हमने देखा, अब कल विदेश मंत्री का एक बयान छपा है आज अखबारों में कि उन्होंने दुनिया के तमाम अलहदा देशों में जो हमारे काउंसलेट हैं या हाई कमीशन है, वहां पर जो राजदूत हैं भारत के, उनको बोला है कि ये जो विदेशी मीडिया में चल रही है घटनाएं, भारत को की तस्वीर खराब दिखाने की या भारत की फेलियर की तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं, उसको काउंटर करें आप लोग।
और इनफैक्ट ये चीज पहले शुरू भी हो चुकी थी जब कैनबरा में जो भारत का जो दूतावास है वहां से द ऑस्ट्रेलियन को, वहां के राजदूत जो हमारे, उन्होंने एक लेटर लिखकर और उस पर अपनी आपत्ति जाहिर की और उनसे माफी मांगने की भी मांग की कि इस तरह का लेख छापा गया। अब वो आधिकारिक तौर पर सारे दूतावासों और उनको बोल दिया गया है विदेश मंत्री की तरफ से। तो ये जो स्थिति है इस पर मैं अपनी तरफ से और कोई नहीं, क्योंकि ये हास्यास्पद है और ये अपने आप में मतलब फिर से वही चीज साबित करता है कि जो सरकार है इस समय और जो इसके अगुआ हैं उनको सिर्फ और सिर्फ छवि की अपने उसकी पड़ी है। लोग मर रहे हैं उसकी शायद उनको परवाह नहीं है, वरना इस बुरे दौर में भी मीडिया मैनेजमेंट की बातें करना विदेश मंत्री का या दूतावासों को इस काम में लगाना मतलब मेरी समझ से परे है। तो मैं चाहूंगा कि मेघनाद, आप, शार्दुल और जगदीप सर की छोटी छोटी टिप्पणी हो जाए, फिर हम अपनी आज की चर्चा को रोकें। मीडिया के बारे में तो एसेंशियली मुझे एक्चुअली ऐसे लग रहा है अभी कि हाईलाइट करना चाहिए कि कौन से मीडिया अच्छा भी काम कर रही है, क्योंकि कुछ हद तक जैसे ललन टॉप जैसे एक यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही होगा, वो उनकी एक रिपोर्टर है स्वाति, वो काफी अच्छा काम कर रही है। अभी वो शमशान घाट में जाके लोगों से बात करके हॉस्पिटल का हालत दिखा रही है, वो भी एक अच्छी तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आप सोचिए कि ये इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल आर्म है। अगर मैं वही सोच रहा था कि अगर इनकी रिपोर्ट्स आप टीवी पे दिखाना शुरू कर दे, इंडिया टुडे, आज तक पे, तो क्या होगा? और दिखाते क्यों नहीं है, मुझे वो भी समझ में नहीं आता कि एक तरीके से वो इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने ही ग्रुप के रिपोर्टर है, और वो टीवी चैनल तक क्यों नहीं पहुंचती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, वो मुझे पूछना भी था। और एक चीज है कि बीबीसी की योगिता लिमय जो है वो भी काफी अच्छे रिपोर्ट्स कर रही है ग्राउंड से। काफी फॉरेन जर्नलिस्ट भी आ गए हैं यहाँ पे, CNN से लेके स्काई जो यूके का नेटवर्क है वो भी है, DW के लोग भी है, वो भी यहाँ से अब रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है कि पूरी दुनिया की नजर अब इंडिया पर है। और ये इसीलिए नहीं कि इंडिया के लोगों को इतना सहना पड़ रहा है, पर उनको ये भी पता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है पूरा दुनिया के लिए। ये ऐसे तो नहीं रहेगा कि ये इंडिया में ही कंटेन्ड रहेगा वायरस। जो म्यूटेशन हो रहा है, जो हमको पता भी नहीं कितना म्यूटेशन हो गया है, अभी कौन सा स्ट्रेन कहाँ पर पहुंच गया है, वो दुनिया के कोई भी कोने तक कभी पहुंच सकता है। इंडिया में इतने लोग हैं तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। जैसे नेपाल में भी एक स्पाइक हुआ है, अभी नेपाल में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो भी जो कुंभ मेला गए थे जो पिलग्रिम्स, वो वापस जाके वहां पे भी अभी स्प्रेड करने लगे। तो आप सोचिए कि फॉरेन मीडिया का हम पे इतना अटेंशन क्यों है, क्योंकि ये हमारे लिए ही खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है अभी। तो इस सिचुएशन में जब फॉरेन मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है, जब कुछ अच्छे रिपोर्ट्स कर रहे हैं, और हमारे भी रिपोर्टर्स अभी यूपी में हैं, शार्दुल ने भी एक रिपोर्ट किया है जो ग्राउंड से किया था, तो ऐसे सिचुएशन में आप सोचिए कि कैसे हमारी मीडिया किस हद तक टूट चुकी है कि फिर भी टीवी चैनल्स पर आपको, जैसे दूरदर्शन भी देख ले तो दूरदर्शन में तो ऐसे है कि आयुष ने एक रिपोर्ट किया है कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इंडिया में। उन्होंने बगदाद में कुछ मौतें हुए उसके बारे में बात किया, हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में, पर हमारे यहाँ पे जो मौतें हुई उस पर बात ही नहीं किया। वो तो खैर सरकारी चैनल है, पर आप सोचिए कि फिर जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं वो भी ये नहीं कर रहे, वो भी मोदी का नाम लेकर उसको ब्लेम नहीं कर रहे, उसको वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे। वो अभी भी राज्य सरकार जो है, जो नॉन बीजेपी राज्य सरकार है, उन पर ज्यादा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी बार बार बोलता हूँ, फिर से बोलूंगा कि टीवी न्यूज मरना चाहिए। आई थिंक टीवी न्यूज अभी कुछ सालों में ही पूरा इररिलेवेंट होना चाहिए और सब कुछ डिजिटल मीडिया को दे देना चाहिए कि कैसे न्यूज रिपोर्टिंग करना है। और इसी को लेकर मैं अब श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट कीजिए। आपको जब तक एड वाले न्यूज चैनल्स आप देखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं देंगे, वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जो आपके लिए रेलेवेंट है। बट अगर आप फंड करेंगे न्यूज को, अगर आप फंड करेंगे न्यूज लॉन्ड्री जैसे संस्थाओं को, तो आपको खबरें हम एकदम फैक्चुअल पहुंचाएंगे और एकदम आपसे रेलेवेंट जो खबरें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचाएंगे। ठीक बात। शार्दुल, आप अपनी संक्षिप्त में। मैं मेघनाथ को धन्यवाद कहूंगा, वो शायद मुझे थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये 2 लॉकडाउन कोविड के बीच में मैं थोड़ी देर को घर से निकल पाया और मैंने एक रिपोर्ट करी।
तो थैंक यू उसे 2 बार मेंशन करने के लिए। अतुल जी, आपकी वाली बात का मैं जवाब देता हूँ और जो मेघनाथ ने पूछी उस पर भी मैं जरा सा बोलूंगा। एक छोटी सी बात, लेकिन हम अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के महान प्रशासक का ऑक्सीजन से पुराना नाता है। उनके कॉन्स्टिट्युएंसी में, जहां वो कई बार एमपी रह चुके थे, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और एक बेचारे डॉक्टर को उन्होंने काफी दिन जेल में रखा था। न्यूज लॉन्ड्री पर बसंत ने उनका इंटरव्यू किया है, उसे देखें। व्यक्ति क्या होता है ना, आपके सवाल का जवाब यह है कि मीडिया मैनेजमेंट सेंट्रल वेस्ट है। इसके पीछे एक मूल कारण है। इसका मूल कारण यह है कि व्यक्ति सामने वालों के सामने तो पर्दा डाल सकता है, लेकिन उसे खुद तो पता होता है मैं क्या हूं। और अगर आपकी नजर में आप खुद ही इतने छोटे हैं, तो आपको हर दूसरे की छोटी से छोटी बात बुरी लगती है, क्योंकि आपके अंदर वो, आपको मालूम है आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आप केवल ढोंग कर रहे हैं। ये कारण है इनके इस बिहेवियर का। मीडिया मैनेजमेंट, बताइए, इन्हें इतना नहीं समझ आता कि चलिए वहां अखबार में छप गया, तुम जाने दो, अगले दिन अखबार में दूसरा अखबार छप जाएगा। इन्होंने आधिकारिक लेटर देके उसे परमानेंट सील कर दिया। उसको जहां नहीं पहुंचना था वहां तक पहुंचा दिया। जो काम ये नहीं चाह रहे थे हो उस खबर से, वो इनकी चिट्ठी ने कर दिया। अहंकार क्या होता है ना, अहंकार वो आ रही है जिस कुर्सी पे आप बैठो वो उसी का पाया काटती है, पड़ोसी के अगर नहीं काटती। और इन सब के पीछे कारण क्या है जो सिस्टम में हो रहा है? हर व्यक्ति के ना, आपके, मेरे, जगदीप जी के, मेघनाथ के, हमारे सबके नॉन नेगोशिएबल हैं। जो मीडिया जो कर रहा है, जो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मीडिया वाले अब भी क्यों नहीं जाग रहे? अपने ही सिस्टर कंसर्न का, अपने ही सहयोगी चैनल की वो क्यों नहीं अच्छी खबर दिखा रहे जो जनता के हित की है? क्योंकि उनका नॉन नेगोशिएबल जनता का हित या अपने प्रति इंटेग्रिटी, ईमानदारी नहीं है ना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, कुछ लोग संवेदना कहते हैं, आप जिस मर्जी से कहिए। लेकिन असल में उसका कारण ये है कि उनका नॉन नेगोशिएबल है पैसा, हमारा नॉन नेगोशिएबल कुछ और हो सकता है, और यही कारण है इन सब चीजों का। जगदीप जी, आपकी टिप्पणी? इस पे संक्षेप में टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जी जी। मीडिया की जो हालत है वो तो आप सबको पता है, आप ही तो मीडिया में हैं और मीडिया का विश्लेषण करते हैं। मैं तो उस बात को बहुत सालों से कह रहा हूँ कि जो मैं क्या कहता हूँ कि जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन है, उसको, जर्नलिज्म का जो बिजनेस है, उसने प्रोफेशन को मार दिया। तो ये एक है जो मैं कहता रहता हूँ जर्नलिस्ट के बारे में। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सिंस आप कह रहे हैं ये खत्म करने वाले हैं, एक और राजनीतिक दलों के अलावा एक और वर्ग है जो जिम्मेदार है देश में सत्यानाश होने का, और वो है मैं और आप, जो देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक ये भूल गए हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। कोई, हर आदमी उस सिस्टम को ब्लेम कर रहा है, इसको ब्लेम कर रहा है। ये लंबी कहानी है, लेकिन मैं एक दफा झारखंड में पत्थलगढ़ी के गांव में गया था। वहां एक अनपढ़ नौजवान ने मुझे कहा, ये मैंने पूछा ये क्या? उसने कहा इस पे संविधान का 5वें अनुच्छेद के प्रावधान लिखे हुए। मैंने कहा ये कब लगाए? कह दूंगा पिछले साल लगाए थे। मैंने कहा संविधान तो 70 साल से चल रहा है, पिछले साल क्या हुआ? तो ये नवयुवक मुझे कहता है कि 70 साल से संविधान हमसे छिपा के रखा गया था। हमारे देश के नागरिक, और मैं जब ये कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैंने ये बात अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, बड़े से बड़े अफसर, नॉर्मल आदमी, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबसे पूछ चुका हूं मैं। एक मेरा TEDx पे वीडियो भी है, वेयर डज गवर्नमेंट कम फ्रॉम। हमें नागरिकों को ये नहीं पता कि सरकार कहां से आती है। इस भ्रम में हम लोग हैं, और जब तक हम इस भ्रम से नहीं और अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे तो भाईजान कुछ नहीं होगा। ठीक बात। नागरिकों की अपनी जिम्मेदारी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस समय, और किसी भी समय में खैर, तो उसको भी समझने की जरूरत है। समय का थोड़ा सा अभाव है, और उसको देखते हुए हम अब अपनी इस चर्चा को रोकेंगे। उससे पहले हम जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया होती है उसको पूरा करेंगे। मेघनाथ, सबसे पहले आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए बताएं। मेरे कुछ पुराने और नए रिकमेंडेशन भी है। पुराना रिकमेंडेशन मैं एक्चुअली जगदीप सर से एकदम मतलब एकदम मैं उसी लाइन पर सोच रहा था कि कैसे हमारे यहाँ पर सिविक एजुकेशन की बहुत कमी है। लोगों को पता नहीं है कि अपने राइट्स और ड्यूटीज क्या है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। और ये इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी जाता है कि बहुत बोरिंग बना दिया है वो सब्जेक्ट को, गवर्नेंस को और पॉलिसी मेकिंग को। तो हमने ही न्यूज लॉन्ड्री पर 2 सीजन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। मैंने वो शो होस्ट किया था, और हमारे
टीम ने लिखा भी था। इसमें हमने 2 सीजन्स में पूरा आपको समझाया है कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, और हमने इसको एक मजाकिया टोन में बताने की कोशिश की है ताकि आप रिलेट भी कर पाए थोड़ा सा। वो एक मैं देना चाहूंगा। और दूसरा है, मैंने एक पॉडकास्ट किया था IVM के लिए, हाउ टू सिटीजन नाम का, जिस पर मैंने कॉमेडियंस को पैनल पे बुलाकर 8th स्टैंडर्ड की सिविक्स बुक हमने साथ में पढ़ी थी पूरी 10 एपिसोड में। तो वो भी मैं एक रेकमेंड करना चाहूंगा। थोड़ा सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ पर रेलेवेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। और दूसरी मैं कुछ रिपोर्ट्स बोलना चाहूंगा। आकांक्षा ने काफी अच्छे रिपोर्ट्स किए हैं न्यूज लॉन्ड्री के लिए, बसंत ने भी काफी अच्छे रिपोर्ट्स किए हैं दिल्ली से। अभी वो यूपी जा रहे हैं तो वहां से भी काफी वीडियो रिपोर्ट्स आने वाले हैं, वो भी जरूर देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर है। मैंने एक रिपोर्ट किया था अभी परसों, उसमें हमने एक स्टैंडिंग कमेटी का एक रिपोर्ट आया था नवंबर में। उसमें इन्होंने सेकेंड वेव प्रेडिक्ट की थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज प्रेडिक्ट की थी, मेडिसिन की शॉर्टेज प्रेडिक्ट की थी, और सॉल्यूशंस भी दिए थे। ये नवंबर की बात है, पिछले साल की। वो आपको, अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार इनको तो पता है क्या होने वाला है। तो जो लोग पूछ रहे हैं अभी कि सरकार को पता भी था क्या कि क्या होने वाला है, उन्होंने तो पैनल बिठाया पर वो कभी मिला नहीं। नवंबर में ही पता था क्या होने वाला है, पर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं किया। इस पर एक रिपोर्ट की है मैंने। और मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगा, लल्लन टॉप की रिपोर्ट्स जरूर देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। अनस्क्रिप्टेड जो है उनकी भी शाहबाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो भी देखिए। और योगिता की BBC में रिपोर्ट्स देखिए। ठीक है, शार्दुल आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, मेरी कई रिकमेंडेशन है, उससे पहली आप इसे भी रिकमेंडेशन ही समझ लीजिए। मैंने अभी नॉन नेगोशिएबल्स की बात की थी, तो हमारा नॉन नेगोशिएबल है कि पत्रकारिता के ऊपर केवल पत्रकारिता की नैतिकता के अलावा कोई और दबाव नहीं होना चाहिए, वो किसी भी विज्ञापन का हो या किसी का भी हो। हम केवल अपने सब्सक्राइबर्स के खर्चे पर चलते हैं, हम उन्हीं के लिए जवाबदेह हैं, इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। दूसरा, मेरे 3 आर्टिकल मैं बताना चाहूंगा। पहला है DW हिंदी पर, 10 साल में खत्म हो सकता है जर्मनी का आखिरी ग्लेशियर। इसे पढ़िए और जानिए कि अगर आपको लग रहा है कोरोना बड़ी महामारी है तो इससे बड़ी लड़ाई आ रही है। जानकारी ही आपका बचाव करेगी। भारत में एक और घटना हुई कोविड के बीच जो बात नहीं हो पाई, जिसकी जो बहुत चिंताजनक है। मिजोरम के जंगलों में ऑस्ट्रेलिया जैसी आग लगी है, करीब 5800 एकड़ जंगल नष्ट हो गए हैं, उसकी रिपोर्ट पढ़िए। तीसरी, न्यूज लॉन्ड्री पर CM योगी बोल रहे हैं या उनके वकील सॉलिसिटर जनरल, महान मुख्यमंत्री खुद या उनके रिप्रेजेंटेटिव सच बोल रहे हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट है, जरूर पढ़िए। और एक आखिरी रिकमेंडेशन कोविड रिलेटेड। आपको आजकल बहुत मैसेज आ रहे होंगे और अचानक आने शुरू होंगे कि सब अच्छा देखिए, अच्छा महसूस करिए, ठंडी हवा लीजिए, आप घर में हैं। अभी जो अतुल जी ने बात कही थी कि ANI ने एक ट्वीट किया था ना, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक लेटर लिखा है, बहुत गैसलाइट कर रहे लोग। आपकी मेंटल हेल्थ की ख्याल रखिए, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और मीडिया को बोल रहे कि आप ही अगर और पायर्स और क्रिमेशन ग्राउंड से रिपोर्ट करेंगे तो लोगों को बहुत डिप्रेशन हो जाएगा, आप पॉजिटिविटी दिखाइए। बहुत गैसलाइटिंग चालू है अभी। उसका कारण क्या है ना, जैसे अभी अतुल जी ने बात की थी, प्रधानमंत्री बगदाद पे बोलते, यहाँ नहीं बोलते। अभी तक क्या है ना, छोटी छोटी घटनाओं से, सच से आप थोड़ा बहुत मुंह फेरते रहिए। एक दिन ऐसा आता है जब सच से आप मुंह नहीं फेर पाएंगे। आज हमारे देश में वो हो रहा है। वही है, आपको सिखा रहे हैं कि अपने पड़ोसी की, अपने मित्र की, अपने जानने वालों की पीड़ा से मुंह मोड़िए। मेरे आपको आखिरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने अंदर झांकिए और ढूंढिए कि किस कीमत पे हमें ये लोग मिल रहे हैं। ठीक है, जगदीप सर आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? देखिए, पहली बात तो मैं रिकमेंडेशन करने से घबराता हूँ। फिर भी कुछ तो करना। मैं समझता हूँ कि लोगों को उनके अंदर से निकलनी चाहिए आवाज, और ये जरूरत के क्या उनको चाहिए। सिंपल सी रिकमेंडेशन है कि ये न्यूज लॉन्ड्री तो खैर है ही, वायर, स्क्रॉल, कैरावान और रवीश कुमार का वो जो है प्राइम टाइम, ये जनता को देखना चाहिए। ठीक है, आजकल रवीश कुमार को भी कोविड हो गया है, वो शो नहीं कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से। हाँ, मुझे पता है। तो हालांकि ये लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि ये सब लोग क्या नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अरे क्या, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक अपनी जगह है, लेकिन एक चीज का नाम है सच्चाई। वो तो अब पता नहीं कहाँ गई। जैसे नैतिकता भी नहीं है, सच्चाई भी नहीं है।
तो भैया अगर आपको आप 10 जगह देखिए, 50 जगह देखिए, फिर अपना मन बनाइए, किसी और के कहने पे मत जाइए, आप खुद फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत है। अगर आप में वो शक्ति है और वो शक्ति नहीं है तो वो शक्ति पैदा कीजिए। जी हाँ, ठीक बात। नागरिक का धर्म। ठीक बात। मेरा रिकमेंडेशन है, एक तो सेल्फ प्रमोशन कह लीजिए, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री हिंदी की वेबसाइट शुरू हो गई है और hindi.newslaundry.com। तो वो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं जिनका जिक्र आप सुन रहे हैं, सुना होगा आपने अभी मेघनाथ के जरिए या शार्दुल के जरिए या फिर जगदीप सर ने जो कहा न्यूज लॉन्ड्री, तो वो तमाम रिपोर्ट्स हैं, वो पॉडकास्ट हैं, वो वीडियो शोज हैं जो हमारे हिंदी वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल हैं, अंग्रेजी पर भी। तो न्यूज लॉन्ड्री हिंदी की वेबसाइट को जाएं, देखें, अपनी राय दें, सलाह दें, और हमारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में इस समय काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ें। इस हफ्ते मेरा यही रिकमेंडेशन है। आप सभी लोगों का, जगदीप सर, मेघनाथ, शार्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के इस अंक में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और आप सब ख्याल रखिए, आपका ख्याल रखिए, घर से मत निकलिए और मास्क पहनिए प्लीज। बिल्कुल। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।